नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता झा, आप सबकी ऑनलाइन हिंदी शिक्षिका। आज मैं एक बार फिर से जतिन दिवाकर के आग्रह पर ही एक वीडियो बना रही हूँ और इस वीडियो में हम अज्ञेय जी का पत्रकार के रूप में चित्रण देखेंगे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय एक विचारक, समाज सुधारक और लेखक भी रहे हैं, लेकिन आज हम उनके उन खूबियों, उन विशेषताओं को न जानकर सिर्फ और सिर्फ उनके पत्रकार के रूप में विचार को जानने वाले हैं। उनके जो पत्रकार के रूप में हमारे लिए योगदान है उसको जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इसे आगे बढ़ाने से पहले मैं जतिन या आप जैसे सभी छात्रों से ये आग्रह करना चाहती हूँ कि बच्चों, जब भी आप किसी भी विषय पर मुझे वीडियो बनाने के लिए कहते हैं तो मुझे जरूर आप ये बताइए कि आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं या किस सेमेस्टर में हैं। तो ये सब मुझे अगर आप बता देते हैं तो उससे ये होगा कि मैं इस वीडियो के टॉपिक में उस चीज को मेंशन करूंगी कि ग्रेजुएशन का है या एमए का है, कौन सा सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, और साथ ही मैं इसे थंबनेल पर भी लगा दूंगी ताकि आपके लिए भी आसानी हो और जो दूसरे भी देखते हैं उनको भी आसानी से समझ में आ जाए। ऐसे मैं अंधकार में रहती हूँ तो मैं नहीं लिखती हूँ, जानते हुए, थोड़ा अंदाजा होते हुए भी मैं उसको नहीं लिखती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि वो गलत हो, जो कि जानकारी अगर गलत हो तो सही नहीं होता है। जब तक कि उसे अच्छे से हम ना जान ले वो नहीं देना चाहिए, इसलिए मैं उसे छोड़ देती हूँ। तो कृपया अगली बार से इस चीज को ध्यान रखिएगा, अपने क्लास, यूनिवर्सिटी आदि का नाम मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है अज्ञेय, हिंदी पत्रिका का दीनमान पत्रकारों की नैतिकता से ही बचेगा समाज। अज्ञेय की ये मान्यता थी कि पत्रकारों की नैतिकता ही इस समाज को सही दिशा दिखा सकता है। सही दिशा से मतलब है कि निष्पक्ष पत्रकारिता एक समाज के लिए सबसे जरूरी चीज होता है, समाज का आईना होता है। समाज में क्या हो रहा है सिर्फ इसको जानना जरूरी नहीं है, वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, कैसे दूर करना है, इस सब को निष्पक्ष रूप से जब तक जनता के सामने नहीं लाया जाएगा तब तक पत्रकारिता का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। चलिए आगे शुरू करते हैं। उनकी ये जो लेख है जो मैंने गूगल से निकाला है वो उनकी जयंती विशेष पर दिया गया है, लेकिन हम आगे पढ़ेंगे उनके डिटेल में, ठीक है। हिंदी के सर्वाधिक प्रतिष्ठित साहित्यकारों में गिने जाने वाले अज्ञेय का 7 मार्च को जन्मदिन है। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, कवि, शैलीकार, कथाकार, ललित निबंधकार अज्ञेय का एक परिचय पत्रकारिता और संपादन में भी है। वे हिंदी की सर्वाधिक चर्चित पत्रिका दीनमान के संस्थापक संपादक रहे हैं। तो इन्हें दीनमान इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने उस पत्रिका का संपादन किया था और उसके संस्थापक भी थे, यानी उसको आरंभ करने वाले भी थे। शहीद भगत सिंह के साथी और आजादी के पहले करीब 6 वर्ष तक जेल में बिताने वाले अज्ञेय ने समय पूर्व पत्रकारिता के शरण को भांप लिया था। मतलब कि ये बहुत पहले की बात है। उन्होंने अंग्रेजों के साथ जो विद्रोह किया था उसके लिए उन्हें सजा भी मिली थी और वो भगत सिंह के मित्र भी थे। उस समय का एक व्यक्ति वो पहले ही समझ गया था, समय से पहले ही उन्हें अंदाजा हो गया था कि एक समय आएगा जब पत्रिका का क्षरण होगा, धीरे धीरे उसका स्तर नीचे गिरने लगेगा, उसकी कमियां उभरने लगेगी। ये चीज उन्होंने पहले ही भांप लिया था, अंदाजा लगा लिया था, क्योंकि मानव मन को वो अच्छे से समझते थे। वे दशकों पहले कहकर गए हैं कि हिंदी आज का एक भी पत्रकार या संपादक वह सम्मान नहीं पाता जो कि 50-75 वर्ष पहले के अधिकतर पत्रकारों को प्राप्त था। इस अप्रतिष्ठा का प्रमुख कारण उनके पास मानदंड और नैतिकता का नहीं होना है। क्या हिंदी पत्रकारिता
अपने इस पुरोधा संपादक के कहे में अपनी पुनर्प्रतिष्ठा का सूत्र तलाश सकती है। ये उन्होंने पहले ही कहा था, शुरू में ही कहा था कि हिंदी का जो पत्रकार आज के समय में, ये उनके समय की बात है जब अज्ञेय जी थे तब की बात है, और आज तो और भी ज्यादा ये इस पर सटीक बैठती है। उन्होंने पहले ही कहा था कि जो आज के पत्रकार सम्मान पाते हैं उससे बहुत ज्यादा सम्मानित पहले के पत्रकार थे, क्योंकि वो अपने नैतिकता का, मतलब अपने मोरल वैल्यूज का पतन नहीं होने देते थे, अपने मोरल वैल्यूज के साथ पत्रकारिता करते थे। उनका एक मानदंड था कि ये करना है और इस चीज को नहीं करना है, फिर उसके लिए कितना भी नुकसान उठाना पड़े। तो वो अपने मानदंड और नैतिकता की वजह से उतना सम्मान पाते थे। तो क्या आज भी हिंदी की पत्रकारिता जिस प्रकार से अपने क्षरण के दौर में गुजर रही है, नीचे की ओर बढ़ती जा रही है, क्या वापस से अपनी पुनर्प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकेगी, उसका सूत्र तलाश सकेगी? ऐसा प्रश्न बन जाता है इस सब को जानने के बाद। ठीक है, यदि स्थूल परिचय देना हो तो हम कहेंगे कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के कसया पुरातत्व खुदाई शिविर में हुआ था। अंग्रेजी में एमए करते समय क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े भगत सिंह के साथी बने। अज्ञेय 1930 में गिरफ्तार हो गए। 6 वर्ष जेल और नजरबंदी भोगने के बाद जब आजाद हुए तो 1936 में कुछ दिनों तक आगरा के समाचार पत्र सैनिक के संपादन मंडल में रहे, मतलब उस ग्रुप में रहे। ये एक स्थूल परिचय उनका दिया जा रहा है, मोटा मोटी परिचय बताया जा रहा है कि ऐसा ऐसा मुख्य रूप से हुआ था। पूरा परिचय उनका नहीं दिया जा रहा, क्योंकि आज हम उनके परिचय को नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि हम उनकी पत्रकारिता के विषय में जान रहे हैं, इसलिए। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने आगरा के समाचार पत्र सैनिक का संपादन मंडल का साथ दिया, उनके साथ मिलकर संपादन किया। उसके बाद 1943 से 1946 तक ब्रिटिश सेना में रहे। इसके बाद इलाहाबाद से प्रतीक नामक पत्रिका निकाली और ऑल इंडिया रेडियो की नौकरी स्वीकार की। देश विदेश की यात्राएं की। उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से लेकर जोधपुर विश्वविद्यालय तक में अध्यापन का काम किया। अध्यापन मतलब पढ़ाने का काम किया। 1980 में उन्होंने वत्सल निधि नामक एक न्यास की स्थापना की, जिसका उद्देश्य साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करना था। एक ग्रुप बनाया उन्होंने, एक न्यास बनाया, जिसका काम था कि हिंदी के साहित्य और संस्कृति को आगे बढ़ाया जाए। दिल्ली में ही 4 अप्रैल 1987 को उनकी मृत्यु हुई। 1964 में आंगन के पार द्वार पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ। आंगन के पार जो उनकी लेखनी थी, जो उनकी रचना थी, उस रचना के लिए उनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार 1964 में मिला था। और 1978 में कितनी नावों में कितनी बार पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी उनको प्रदान किया गया था। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के अज्ञेय के होने के पीछे भी कहानी दिलचस्प है और उनके साहित्यिक अवदान के दर्जनों पहलू हैं, जिन पर विस्तार से भी बात की जा सकती है, मगर फिलहाल तो चर्चा को उनके पत्रकार रूप तक केंद्रित रखते हैं। कहने का मतलब कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जो उनका मुख्य नाम था, उस नाम के साथ अज्ञेय जो जुड़ा, उसकी एक कहानी, दिलचस्प कहानी है, जो कि इसमें बताने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम मुख्य रूप से उनके पत्रकारिता को जानने वाले हैं। जब भी हम अतीत की किसी घटना की तुलना वर्तमान से करते हैं और कोई परिणाम जांचने की कोशिश करते हैं, तो अधिक काल्पनिक हो जाने का खतरा होता है, मगर पत्रकारिता में अज्ञेय की भूमिका पर काल्पनिक होने का खतरा कम है। हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि यदि आज अज्ञेय होते तो पत्रकारिता को लेकर उनकी चिंता क्या होती। मतलब हम जब किसी चीज की, किसी घटना की तुलना करने लगते हैं कि आज कैसा होता अगर वो
जिस समय था वो आज के समय होता तो कैसा होता। अगर हम तुलना करने लगते हैं तो काल्पनिक हो जाता है, मतलब ऐसा हो सकता था, ऐसा हो जाएगा, लेकिन क्या होगा असल में उसकी सच्चाई को हम लोग नकारने लगते हैं, हम काल्पनिक हो जाते हैं थोड़े। लेकिन अगर अज्ञेय की भूमिका को हम देखें तो उनको अगर वर्तमान परिस्थिति में हम इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, तो उसमें काल्पनिक होने का मतलब बनावट होने का खतरा बहुत कम दिखता है, क्योंकि उनके विचार ही वैसे थे जो आज के समय में भी पत्रकारिता का वही स्तर बनाने के लिए होता जो पहले था। तो इसलिए उनके विचार तो बदल नहीं सकते थे, इसलिए काल्पनिक होने का खतरा कम था। कवि कहानीकार अज्ञेय, संवेदना और दृष्टि पुस्तक में शोधकर्ता डॉक्टर भगत सिंह लिखते हैं कि अज्ञेय और मुक्ति बोध ने जब लेखन का सूत्रपात किया था उस समय देश में वामपंथी आंदोलन का प्रसार हो रहा था, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हो रही थी। अब यहाँ पर जो एक्चुअली अच्छा पहले सबसे पहले तो ये आप लोग समझ लीजिए कि ये गूगल से मैंने कलेक्ट किया है, ये जो भी लेख मैंने लिया है तो इसमें कॉमा, इनवर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप बड़ा अजीब तरीका से लिखा हुआ है, और साथ ही साथ कई जगह व्याकरण में भी बहुत ज्यादा अशुद्धियां हैं, तो उन चीजों को नजरअंदाज कर दीजिएगा। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को जो बोल के बताऊं वो क्लियर रहे, तो आप लोग वीडियो को सुनने पर भी ज्यादा ध्यान देंगे जो लिखा हुआ है उसके साथ ही, ठीक है। तो कवि कहानीकार, जो कवि और कहानीकार अज्ञेय, संवेदना और दृष्टि नामक एक पुस्तक थे लिखी गई, जिसको कि लिखने वाले थे शोधकर्ता डॉक्टर भरत सिंह। उन्होंने लिखा है कि जब अज्ञेय और मुक्ति बोध ने लेखन का सूत्रपात किया यानी आरंभ किया, उस समय देश में वामपंथी आंदोलन का प्रसार हो रहा था। मतलब वामपंथी आंदोलन मतलब उस समय उपनिवेशवाद जो था उसका विरोध शुरू हो चुका था। श्रमिकों के लिए आंदोलन के नाम पर नए नए एजेंडा तैयार होने लगे थे, मतलब बदलाव का समय शुरू हो चुका था। उसी समय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना भी हो रही थी। तो इन सब बदलावों के समय उन लोगों ने अपने लेखन का आरंभ किया था। कांग्रेस के वामपंथी और कम्युनिस्ट एकजुट होकर साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन को पुनः सक्रिय करने लगे थे। उन लोगों ने नया आंदोलन शुरू किया था साम्राज्यवाद के विरोध में, ठीक है। किसानों और मजदूरों के संघर्ष की चिंगारियां राजनीति वातावरण में फैलने लगी थी। इसी समय दोनों आजीविका के लिए संघर्ष के मैदान में उतरे। दोनों कौन? सच्चिदानंद हिरानंदवाद से आयन और उनके जो साथी लेखक थे मुक्ति बोध, ठीक है। तो दोनों आजीविका के लिए संघर्ष के मैदान में उतर चुके थे। 1936 के पूरे वर्ष अज्ञेय ने सैनिक समाचार पत्र आगरा में संपादक के पद पर काम किया था। फिर संपादन को छोड़कर मेरठ के किसान आंदोलन में कूद पड़े। उनके मन में जो वहां उस समय वामपंथियों वाला विचार उनके मन में पैदा हो रहा था, तो जहां कोई ऐसा आंदोलन होता था जिसमें उनको लगता था कि सामने वाले जो मजदूर हैं उनको सहायता की आवश्यकता है, तो उसमें काम करते थे वे। बागपत कस्बे में किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ था। अज्ञेय ने लगातार कई दिनों और रात गांव में घूम घूम कर किसान मोर्चा का आयोजन करने की तैयारियों में अपने को लगा दिया था। वे लगातार भाषण देते और किसान एकजुटता के लिए कई दिनों तक पैदल चलते रहे। अज्ञेय के सहयोगी रहे बुजुर्ग पत्रकार त्रिलोकदीप ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया था कि संपादक अज्ञेय के दिमाग में हर समय कुछ नया करने का विचार घुमड़ता रहता था। मतलब वो जो भी उनके दिमाग में कुछ भी कर रहे हो, उनके दिमाग में ये बना रहता था कि क्या तैयार किया जाए जो इस समाज के रूपरेखा को बदल सके। तो कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चलता रहता था। अपनी ही खींची गई लकीर से बड़ी लकीर खींचने की जिद उनका स्वभाव बन गई थी। कहने का मतलब जो उनका अपना एक मानदंड था कि हाँ इस चीज को करना चाहिए, जो उनके लिए सही था, जो उन्होंने एक लाइन खींच दी थी कि ये लिमिट है, ये होना चाहिए।
फिर उससे भी बड़ी, उससे भी ज्यादा आदर्श, उससे भी ज्यादा मानदंड तैयार करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे। यानी उनके लिए कभी भी आदर्श का सीमा नहीं था, उस सीमा को तोड़कर वो हमेशा आगे बढ़ने के लिए, आदर्श की एक नई परिभाषा रचने के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे। ये उनका स्वभाव था, वो कहीं पर रुकना नहीं चाहते थे। ऐसी धुन जिसके लिए उन्होंने हर संभव कार्य किया। दिनमान के संपादक के रूप में बिहार के सूखाग्रस्त इलाकों की यात्राएं की। जब गोवा के आजाद होने पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने गोवा में महासम्मेलन किया तो इसके कवरेज के लिए वे खुद गए। मतलब वो विचार सिर्फ नहीं करते थे बल्कि अपने विचारों को सही तरीके से लिखने के लिए मेहनत भी करते थे, हर जगह स्वयं पहुंचते थे और उस जगह के दुख को देखकर उस मानदंड के साथ, उस विचार के साथ उसको लिखते थे कि लोगों के दिल में वो चीज उतर सके। सुनी सुनाई बातों में वो भावना कहां से आएगी जो नजरों के सामने हो, तो इसका वो हमेशा ख्याल रखते थे। जबकि संपादक के नाते वे किसी भी रिपोर्टर को भेज सकते थे, है ना। वो संपादक थे, उनको जरूरी नहीं था कि जाना है, यहाँ तक कि संस्थापक भी थे तो उनको जरूरी नहीं था, वो किसी रिपोर्टर को भेज देते, खबर लाता, हो सकता था थोड़ी हेर फेर करके वो उसको छाप देते। लेकिन उन्होंने खुद ही ये सब किया, सब इन तकलीफों को भी झेला उन्होंने। इस सम्मेलन पर अज्ञेय की रपट पढ़कर साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु भी अचरज में पड़ गए थे। अब आप यानी रेणु ने प्रतिक्रिया में उनके बारे में रेणु ने कहा था कि आप बड़े साहित्यकार हो, चित्रकार हो, फोटोग्राफर हो, कवि हो, विचारक हो, यह तो जानता था, परंतु इतने गजब के रिपोर्टर भी हो यह अब जान पाया हूं। मतलब उनकी रिपोर्ट को जब उन्होंने पढ़ा था, फणीश्वर नाथ रेणु जो कि खुद एक इतने बड़े राइटर रहे हैं, जिनकी कहानियों पर फिल्म भी बन चुकी हैं, उन्होंने उनकी तारीफ करते हुए कहा था कि आप पहले से ये बात पता है कि साहित्यकार हैं, चित्रकार हैं, बहुत कुछ हैं आप, लेकिन इतने कमाल के रिपोर्टर हैं, इतना अच्छा लिख सकते हैं, ये अभी मुझे एहसास हो पाया है। सन 1965 में आरंभ हुई दिनमान अज्ञेय के संपादन में निकली हिंदी की ऐसी पत्रिका बनी जिसने पत्रकारिता को साहित्य की संवेदनशीलता और सरोकार से जुड़ाव का प्राण तत्व दे दिया। मतलब जो 1965 में आरंभ हुई थी, ये जो पत्रिका उनकी थी, जो उन्होंने शुरू की थी, वो पत्रिका साहित्य की संवेदनशीलता से जुड़ी हुई थी। वो रिपोर्ट तो देती ही थी, सामाजिक भावनाओं से तो जुड़ी हुई थी, लेकिन साहित्य की संवेदनशीलता को भी उसने छोड़ा नहीं था। और उस संवेदनशीलता का सरोकार से जुड़ाव जो था, जो सरोकार यानी कि जिस वास्ते वो काम किया जा रहा था, पत्रकारिता हो रही थी, जो चीज बताने की उसमें कोशिश की जा रही थी, उसमें साहित्य की संवेदनशीलता जब मिल रही थी तो वो जुड़ाव उस विषय को एकदम से जीवित कर देती थी, प्राण दे देती थी। कोई भी विषय जब लिखा जाता था, कोई भी घटना जब लिखी जाती थी, साहित्य की संवेदनशीलता के साथ उसमें जीवन आ जाता था। दिनमान में हिंदी पत्रिका को नई भाषा और शैली दी। दिनमान ने हिंदी पत्रिका को नई भाषा और शैली प्रदान की। मतलब पत्रिकाएं पहले भी छप रही थी, लेकिन जब दिनमान बनी, जब ये पत्रिका आने लगी, उस समय लेखन की एक नई परिभाषा शुरू हो गई, एक नया विचार शुरू हो गया, नया तरीका शुरू हो गया। नवाचार और नए प्रयोगों के कारण दिनमान हिंदी पत्रकारिता के इतिहास का स्वर्णिम पृष्ठ बन गई। जो उनके लेखन की विधि थी, तरीका था, और उसमें जो बदलाव, नए नए प्रयोग होते थे, ये उसको विशिष्ट बनाते थे। स्वर्णिम इतिहास उसको बना दिया था पत्रकारिता के क्षेत्र में। अज्ञेय ने अपने समय के सारे बड़े लेखकों को दिनमान से जोड़ा।
कवि रघुवीर सहाय तो उनके बाद दीनमान के संपादक हुए। दीनमान के बाद में अज्ञेय नव भारत टाइम्स का संपादन किया। मतलब जब दीनमान छप रहा था तो उस समय जितने भी बड़े लेखक थे, करीब उन सारे लेखकों को दीनमान के साथ जोड़ा गया ताकि उनकी लेखनी उस पत्रिका में छप सके। और कवि रघुवीर सहायक अज्ञेय के बाद दीनमान के संपादक बने। दीनमान के बाद में खैर ये जो सेंटेंस है फिर गलत है। दीनमान के बाद अज्ञेय नव भारत टाइम्स के संपादक भी बने, उसका भी संपादन उन्होंने किया। एक तरफ जहां उनके मार्गदर्शन में निकली दीनमान के रूप में हिंदी पत्रकारिता ने अपने शीर्ष को जिया, सबसे ऊंचाई को प्राप्त किया, तो अज्ञेय के समक्ष ही संपादक जैसी संस्था का क्षरण आरंभ हो गया। जहां दीनमान के रूप में उन्होंने पत्रकारिता को एक ऊंचाई प्रदान की थी, एक टॉप लेवल पे ले गए थे, वहीं पर उन्होंने क्या देखा कि उन्हीं के समय में संपादन जो था उसका क्षरण शुरू हो गया था, गिरावट शुरू हो गया था, उसमें मिलावट शुरू हो गया था, वो खराब होने लगा था। शायद यही कारण था कि पत्रकारों एवं संपादकों की जिम्मेदारियों को लेकर चिंतित अज्ञेय ने कम होती प्रतिष्ठा के लिए संपादकों को ही जिम्मेदार ठहराया था। और जब उन्होंने क्षरण देखा कि पत्रकारिता का रिस्पेक्ट जो है वो कम होते जा रहा है, उसका सम्मान कम होते जा रहा है, तो उन्होंने अपने विचारों को सामने रखा और उन्होंने कहा कि ये जो है ये प्रतिष्ठा कम होने का कारण क्या है, तो वो स्वयं संपादक हैं। वही हैं जिन्होंने अपने लेवल को इतना नीचे गिरा दिया है जिससे कि पत्रकारिता का क्षरण हो रहा है, संपादन का क्षरण हो रहा है, धीरे धीरे उसमें घटाव आ रहा है। आत्मपरक में अज्ञेय ने कहा है, उनकी जो एक रचना है आत्मपरक, उसमें अज्ञेय ने खुद कहा है कि हिंदी पत्रकारिता के आरंभ के युग में हमारे पत्रकारों की जो प्रतिष्ठा थी वह आज नहीं है। ये उस समय की बात है जब वो स्वयं थे। वो कह रहे हैं कि जब पत्रकारिता आरंभ हुआ था उस समय पत्रकारों की बहुत प्रतिष्ठा थी और आज वो कम होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। साधारण रूप से तो यह बात कही जा सकती है, अपवाद खोजने चले तो भी यही पावेंगे कि आज का एक भी पत्रकार या संपादक वह सम्मान नहीं पाता जो कि 50-75 वर्ष पहले के संपादकों को प्राप्त था। ऐसा उन्होंने कहा कि अगर साधारण रूप से देखें तो सिर्फ यही कह सकते हैं कि हाँ, मान सम्मान कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं बता सकते, लेकिन अगर देखा जाए सही तरीके से तो हम मान जाएंगे, हम यकीन कर लेंगे कि जो पहले सम्मान पाते थे संपादक, जो पत्रकारिता को सम्मान मिला हुआ था, वो आज नहीं है। आज के संपादक पत्रकार अगर इस अंतर पर विचार करें तो स्वीकार करने को बाध्य होंगे कि वे न केवल कम सम्मान पाते हैं बल्कि कम सम्मान के पात्र हैं, या कदाचित सम्मान के पात्र बिल्कुल नहीं है। कहने का मतलब वो कह रहे हैं कि सम्मान कम मिलने पर तो बोलना सब बोल रहे हैं, लेकिन अगर सच में इस बात पर विचार करें, सच में सोचें कि क्या वे सम्मान के पात्र हैं, तो वे खुद देखेंगे और मानने के लिए बाध्य हो जाएंगे, उनको मानना पड़ेगा, मजबूर हो जाएंगे कि वे सिर्फ कम सम्मान पाने के लायक नहीं है बल्कि सम्मान के लायक ही नहीं रह गए हैं। पत्रकारिता का स्तर जो है, पत्रकारिता का स्तर इतना नीचे जा चुका है कि पत्रकार सम्मान के पात्र रह ही नहीं गए हैं, या कदाचित जो पाते हैं पात्रता से नहीं इतर कारणों से, और जिनको सम्मान थोड़ा बहुत मिल रहा है इस वजह से नहीं कि वो संपादक हैं, इस वजह से उनको नहीं मिल रहा है, बल्कि कोई इतर कारण, कोई दूसरे कारण होंगे इस वजह से। इस अप्रतिष्ठा का प्रमुख कारण यह है कि उनके पास मानदंड नहीं है। वहीं हरिश्चंद्र कालीन संपादक पत्रकार या उतनी दूर ना भी जावे तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का समकालीन भी हमसे अच्छा था।
तो ये कहते हैं कि इस अप्रतिष्ठा का, जो पत्रकारों की प्रतिष्ठा समाप्त हो रही है, उसका मुख्य कारण यही है कि उनके पास अब मानदंड नहीं बचा। उन्होंने अपना जो लेवल था उसको एकदम नीचे गिरा दिया। जो एक सेट था कि हाँ ये होना चाहिए पत्रकारिता के क्षेत्र में, उस चीज को भुला दिया और अपने महत्व के लिए, सिर्फ अपने महत्व के लिए या लोभ के लिए या किसी अन्य प्रकार की किसी दबाव की वजह से उन लोगों ने मानदंडों को नीचा गिराना शुरू कर दिया। अगर हम वही हरिश्चंद्र काल के संपादक या पत्रकार को देखते हैं, हरिश्चंद्र यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र, और अगर उतने भी दूर नहीं जाते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र तक भी नहीं जाते हैं, सिर्फ आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी तक जाते हैं, तो उनके समकालीन भी हमसे अच्छे थे, हमसे अच्छे पत्रकार थे, अच्छी पत्रकारिता करते थे, अच्छे संपादक थे। उनका मानदंड था, उनकी अपनी नैतिकता थी, उसके पास मानदंड थे, नैतिक आधार थे और स्पष्ट नैतिक उद्देश्य भी थे। उनका एक उद्देश्य था कि हमें समाज के प्रति क्या करना है, समाज के प्रति वो अपनी नैतिकता को, अपनी मोरल वैल्यूज को बनाए रखते थे। उनमें से कई ऐसे भी थे जिनके विचारों को हम दकियानूसी कहते हैं, तो भी उनका सम्मान करने को हम बाध्य होते हैं। हम ऐसे जो पुराने समय में जो पत्रकार थे, यानी हरिश्चंद्र काल के या महावीर प्रसाद द्विवेदी के काल के, उनको हम दकियानूसी मान सकते हैं, कह सकते हैं कि पुराने विचारों पर अडिग रहते थे, नई चीज को अपनाने वाले वो नहीं थे, लेकिन फिर भी हम उनका सम्मान करते थे क्योंकि स्पष्ट नैतिक आधार पाकर वे उन पर अमल भी करते थे, वे चरित्रवान थे। वे उनके विचार भले ही ऐसे रहे हों कि वो दकियानूसी कहे जाते हों, लेकिन उनकी नैतिकता में कोई कमी नहीं थी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उस समय चाहे जो भी रहे हों, जिस भी विचार के पत्रकार रहे हों, सम्मान पाते थे, प्रतिष्ठा पाते थे, और आज की पत्रकारिता में इसकी कमी हो गई है। तो ये उनके विचार जो हैं बच्चों, यहीं तक इसको मैं रख रही हूँ इस लेख को, और बस ये समझ लीजिए टोटल ओवरऑल जो इसमें निकल के आता है वो यही है कि इन्होंने बहुत संघर्ष भी किया, आगे भी बढ़ाया, बहुत जगह से ज्ञान भी प्राप्त किया, अच्छे पत्रकार भी थे, अच्छे रिपोर्टर भी थे, संपादक भी थे, और लेकिन इन्होंने इस बात को समझ लिया था कि धीरे धीरे जिस प्रकार से पत्रकारों का मानदंड या नैतिकता कम होते जा रहा है, उससे उनके सम्मान भी कम हो रहे हैं, उनकी प्रतिष्ठा कम हो रही है, और ये आने वाले समय के साथ और भी बढ़ जाएगा। इसका कारण क्या है? पत्रकारिता में बढ़ता हुआ पक्षपात, लोभ, अपने नैतिकता का, समाज के प्रति जिम्मेदारी का अभाव होना। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इनके विचारों को आप लोग समझ गए होंगे, और अगर आपको इससे कोई सहायता मिल रही हो तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं समझ सकूं कि मेरी भी जो मेहनत है वो कहीं पे काम आ रही है, मुझे भी अच्छा लगे। और पहले जो आग्रह किया है, क्लास जरूर मुझे बताइएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि मुझे लगे कि मेरे वीडियो काम आ रहे हैं दूसरों के भी, ठीक है, दूसरों के भी काम आ जाए। फिलहाल इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।